बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपने से बहुत लोगों ने कहा अभी कमेंट्स में कि आपने राहुल गांधी की तो बात की ही नहीं ज्यादा। में भी करते हैं राहुल गांधी की बात, क्योंकि कल जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो तो अभी मामला गर्म ही है ना। वो तो इतने जल्दी उसको भाजपा वाले ठंडा होने भी नहीं देंगे। जब राहुल गांधी ने अपने नए पार्टी मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कह दिया वी आर एट वॉर विद द इंडियन स्टेट, कोई सफाई नहीं। उसके बाद अपने बयान पर कायम उनके सारे स्पोक्समैन जो हैं, सारे प्रवक्ताओं की फौज जो है उनको जस्टिफाई करने में कि क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने, उसको ठीक साबित करने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ करके आकर के आपको बता रही है। तो मैं इसमें आज आपको पहले राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट फिर से सुनाऊंगा और उसके बाद रजत जी का जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ हैं उनका एक कमेंट उन्होंने जो कल अपने प्रोग्राम आज की बात में किया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी की सारी पॉलिटिक्स के बारे में बताया है वो आपको जानकर कुछ हासिल ही होगा। तो मैं आपको सुना रहा हूं पहले राहुल गांधी जो कल बोले थे कॉन्टेक्स्ट, ताकि आपको पता रहे हम क्या क्यों बात कर रहे हैं, और उस पर रजत जी के कमेंट। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से लड़ना झगड़ना है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने मोदी को हराने के लिए सब कुछ करके देख लिया। कभी अकेले लड़े, कभी पैदल चले, कुछ नहीं हुआ। सारी मोदी विरोधी पार्टियों का मोर्चा बनाया, वीडियो वॉर लॉन्च की, पर मोदी को हरा नहीं पाए। राहुल ने क्या कुछ नहीं किया। किसानों को भड़काया, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, राफेल को लेकर करप्शन के इल्जाम लगाए, लेकिन मोदी को रोक नहीं पाए। दूसरे राउंड में राहुल ने विदेशों में जाकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों का सहारा लिया। भारत में आरक्षण, संविधान और बाबा साहब की बात करके दलित वोट हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए। और इसकी वजह है कि राहुल गांधी मोदी को समझ ही नहीं पाए। वो अपनी धुन में हैं, वो देख भी नहीं रहे कि मोदी किस दिशा में जा रहे हैं। राहुल गांधी कन्विंस्ड हैं कि मोदी चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि मोदी का जुडिशरी पर कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, वो ईडी से नेताओं को डराते हैं और राहुल मानते हैं कि मीडिया मोदी के कब्जे में है। पर यह राहुल की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर न कोई कब्जा कर सकता है और न कोई कब्जा करके चुनाव जीत सकता है। अगर मोदी ने चुनाव जीते तो इसके पीछे मोदी की मेहनत है। राजनीति के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाने की ताकत है। मोदी ने पिछले 10 साल में जबरदस्त काम किया है। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं हो कि प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में अपने काम गिनाते हैं, पर राहुल और उनके साथी मोदी विरोध में इतने खोए हुए हैं कि वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। वो तो एक अंधेरे काले कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, जबकि बिल्ली उस कमरे में है ही नहीं। अब बिल्ली है नहीं तो राहुल गांधी को मिलेगी कैसे? और बिल्ली नहीं है ये राहुल गांधी को बताएगा कौन, ताकि वो अपनी जो खोज है उसको बंद कर दें। अब शुरुआत कहां से हुई थी इस सारे विवाद की? राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे संघ प्रमुख पर, जिन्होंने ये कहा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन था अयोध्या में, उसको प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। भारत को सच्चे अर्थों में हमें आज़ादी मिली। 7 साल पहले ये कह चुके थे कि राजनीतिक आज़ादी हमें 1947 में मिल चुकी थी। फिर भी राहुल गांधी ने कॉमेंट किया, यहां तक कह दिया कि ये तो जो बातें वो कह रहे हैं ये देशद्रोह वाली बातें हैं। इस पर भी रज जी का कॉमेंट सुनिए। अब 2 बातें हो सकती हैं। या तो राहुल को राजनीतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आजादी में फर्क नहीं मालूम, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मुझे दूसरी वाली बात सही लगती है। लेकिन राहुल गांधी द्वारा मोहन भागवत को देशद्रोही कहने पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये राहुल का पुराना एजेंडा है। कभी वो कहते हैं कि आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं,
कभी कहते हैं आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी है, लेकिन इस बार राहुल गांधी इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने मोहन भागवत की बात को मिसकोट किया। आधी बात बताकर राहुल गांधी ने यह इंप्रेशन दिया जैसे मोहन भागवत ने आजादी की एक नई डेट दे दी हो। मोहन भागवत ने जो कहा उसकी एक बैकग्राउंड है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने में 500 साल लग गए। आरएसएस ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत ने भारत की आध्यात्मिक आजादी का जिक्र किया। पर राहुल गांधी तो राम मंदिर को एक पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं गए क्योंकि उसे बीजेपी का कार्यक्रम उन्होंने बताया था। ये उनके विचार हैं। इन विचारों को एक्सप्रेस करने का उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन मोहन भागवत जैसे देशभक्त की निष्ठा पर सवाल उठाना, उन्हें देशद्रोही कहना, यह गलत है। आरएसएस के विचार से आप असहमत हो सकते हैं, आप आरएसएस का विरोध कर सकते हैं, पर आरएसएस की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी ने अपने बोलने में कहीं कोई कसर छोड़ी आज तक? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, जुडिशरी को, सबको मोदी सरकार के कब्जे में, आरएसएस के कब्जे में बता दिया। मीडिया को बता दिया कि मीडिया पर भी कैप्चर किया, मीडिया को कैप्चर किया हुआ है। राहुल गांधी की बोलने की आजादी में कोई कमी नहीं है। उनको बोलने पर कभी किसी ने रोका नहीं, उनको रोकना भी नहीं चाहिए। बोलने की आजादी सबकी है, लेकिन वो किसी भी हद तक जाते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। लेकिन कभी कभी लगता है कि वो इतना बोलकर और इस आज़ादी का शायद कभी कभी मिसयूज करके अपना ही नुकसान करा लेते हैं। ये एक ऐसा ही मौका था। जो रजत जी ने बात कही, आप काले कमरे में काली बिल्ली को ढूंढेंगे जो है नहीं, तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, आप खोजते रहिए। देखिए, अक्सर तो वो मतलब जहाँ रेत होती है उसके संदर्भ में होता है, लेकिन जब बहुत तगड़ी धूप हो तो मृग मरीचिका आपको सामान्य सड़क पर भी दिखने लगती है। और ये सत्ता की मृग मरीचिका है जो राहुल गांधी के सामने सब कुछ लगता है कि अब आगे पानी है, आगे पानी है, और वो आदमी हाथ मारता चला जाता है, तब वो बदहवास स्थिति में पहुंचता है। राहुल गांधी की हरकतें आप देखिए, और मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा कि दो ही चीजें हैं राहुल गांधी को ठीक कर सकती है, राहुल गांधी जिस अवस्था में। या तो उनको आज नरेंद्र मोदी को आज ही तय करके कहिए कि भाई साहब आप प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़िए, इनको स्वास्थ्य लाभ होगा, ये ठीक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा दीजिए। दूसरा एक तरीका है कि राहुल जी राजनीति छोड़ दें, जैसे वो जीते हैं जीवन, जो उनका सहज जीने का तरीका है, सहज वृत्ति में वो जीने के लिए निकल जाए। तो राहुल गांधी पूरे व्यक्ति नहीं है, वो सत्ता की जो मृग मरीचिका और लोभ है उसने काली बिल्ली क्रिएट की है। ये उनका अपना क्रिएशन है ना। तो जो आपने कहा कि कौन उनको समझाएगा, उनको कौन समझाएगा? जब वो मानकर बैठे हैं कि है, वो ये मानते हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि किसी और ने उनको समझा दिया है। और उनकी इस थ्योरी को ढेर सारे लोग, जिनको लगता है कि आज नहीं तो कल कांग्रेस की सत्ता आएगी, जो 19 में उम्मीद से थे, फिर 24 में उम्मीद से हुए, अब उनको लग रहा है चलो 29 में तो उम्मीद पूरी ही होगी, वो सारे लोग कहते कह रहे नहीं नहीं सर है, मिलेगी, आपको पकड़ना है, उसका ही परिणाम है। सर प्रॉब्लम ये है, और मैं कहता हूं सर ये थोड़ी बेईमानी भी है, उनकी वैचारिक बेईमानी है। जब आप कहीं चुनाव जीतते हैं, कई इलेक्शन उन्होंने जीते हैं राज्यों में, तो वहां तो आप कहते हैं भारत की जनता देखिए कितनी महान है, उन्होंने चोरों को सबक सिखा दिया। जब आप मोदी को 240 पर ले आते हैं तो आप कहते हैं ये देखिए विवेक है भारत की जनता का, जब कोई हवा में ज्यादा उड़ता है तो उसको जमीन पर लाकर, ये सब बातें हुई थी ना 5 जून के बाद, ये सब कुछ किया था, ये नहीं राहुल गांधी ने। अब आपको अगर वही जनता सत्ता की चाबी नहीं सौंप रही तो आप कहते हैं कि न वो इसलिए क्योंकि मोदी ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। बेईमानी है। एज इफ अगर मोदी सब कुछ आजाद कर दे तो आज इलेक्शन जीत जाएंगे। कि मेरी माँ कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। कि अगर कोई सो रहा हो तो उसको जगा सकते हो आप, थोड़ा सा अलार्म देंगे, कुछ करेंगे, लेकिन आप जगे हुए हों और सोने का बहाना कर रहे हो तो फिर आप नहीं जग सकते। तो जो रजत जी ने बात कही ना कि जानकर अनजान बन रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात है। अब यदि आपने जो बात की उसी को देखें कि संविधान इलेक्शन कमीशन पर कब्जा है, तो इस समय देश में 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12 राज्यों में 30 में से, और टोटल 20 राज्यों में करीब करीब है, 18 से 20 राज्यों में। इसका मतलब 10 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की और उसके सहयोगियों की सरकार नहीं है। बिल्कुल ठीक। उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है। 52 से 99 पर कांग्रेस आई है पिछले चुनाव में। इतना बड़ा जंप किसी भी पार्टी का नहीं हुआ। सही, बड़ा जंप है उनका, इतने बड़ा जंप किसी को भी नहीं मिला। उसी चुनाव आयोग के अधीन ये चुनाव हुआ है जिसमें वो विपक्ष के नेता भी बने। बनारस में वोट कितने कम और वोट से जीते हैं। बनारस को देखें तो वहां पर भी कम करा रहे हैं। बनारस में मोदी जी का जो लीड हुआ है वो कितना कम हुआ है उसको देख सकते हैं। अयोध्या का उदाहरण देख सकते हैं। ये तो हुआ चुनाव आयोग का मसला।
अलग अलग राज्यों में हम लोग हर दिन जीतते हैं हारते हैं, वो सारा सभी पार्टियों का हो रहा है। इसको देखें, इलेक्शन कमीशन की एक और बात, सुप्रीम कोर्ट की बात, इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला हुआ उस पर क्या रहा सरकार, क्या वो सरकार के पक्ष में फैसला था? सरकार उनको बड़ा पसंद आया राहुल हाँ, गांधी तो वो पसंद आया ना। तो इस तरह से, और मैं ये बार बार कहता हूं, जब ईवीएम की बात आप चुनाव के हारने की बात करते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन का अपमान नहीं कर रहे, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, मतदाता का अपमान कर रहे हैं कि जो मैंडेट आपको दे रहा है उस पर उनको समझना चाहिए और उस पर आगे आना चाहिए। और मैं रजत जी की बात से इस बात से सहमत हूं कि वो अब उस मृग मरीचिका में या उसमें तलाश रहे हैं कि कैसे मिलेगा, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इस मोदी रास्ते से लड़ाई के तो हासिल होना नहीं, मोदी को लड़ाई के लिए बहुत सारे तरीके से उस पर उनको जाना चाहिए। समीर जी, क्विक कमेंट। देखिए, रजत सर ने दोनों मामलों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और संघ पर जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी की जो मनोदशा है उसका विश्लेषण उन्होंने किया है कि राहुल गांधी किस तरीके से सत्ता न मिलने पर बौखलाए हुए, और जो काली बिल्ली और काले कमरे का उदाहरण दिया है, मुझे लग रहा है राहुल गांधी की वही स्थिति है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, आप सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछ सकते हो, आप भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछ सकते हो, आप केंद्र सरकार से प्रश्न पूछ सकते हो, आप संघ से प्रश्न पूछ सकते हो, आप भले उसकी विचारधारा से सहमत नहीं हो, आप ये कह सकते हो कि भाई कई तमाम संस्थाएं जो केंद्र सरकार की बनाई हुई है उस पर संघ के लोगों को आपने बिठा दिया है। आपके पास अगर उदाहरण है, आप सिर्फ कहने से नहीं, आपको उदाहरण देकर बता नाम लेके बोलो ना। बिल्कुल, आप बताइए कि इस संस्था पे इनको बिठा है दिया है, आप उदाहरण दीजिए, सरकार से पूछिए। लेकिन जिस तरीके से आप सीधे इंडियन स्टेट को लेकर कहते हो, मुझे लगता है इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, कोई राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने एक सोची समझी तैयारी के साथ इस बात का जिक्र किया है, और जिस तरीके से बिल्कुल, और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता उसे डिफेंड कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस का मीडिया जिसको डिफेंड कर रहा है। सर, माफी चाह रहा हूं आपको, रोक रहा हूं आपको मैं, क्योंकि एक खबर मुझे और लेनी है, समय चला जाएगा। ये बड़ी खबर है, दुनिया की बड़ी खबर है। 15 महीने की जंग के बाद गाजा में सीज फायर हो गया है। हमास और इजराइल में सहमति बन गई है और 19 जनवरी से ये सीज फायर लागू होगा। हमास और इजराइल दोनों एक दूसरे के बंधकों को रिहा करेंगे। इसमें मीडिएशन किया है कतर और अमेरिका ने, इनकी मध्यस्थता के बाद ही ये डील हुई है। 15 महीनों से जो ये खूनी संघर्ष चल रहा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से, गाजा में शायद 60-70 हजार लोग मारे गए हैं, 1200 तो एक हमले में ही शायद 7 अक्टूबर को 2023 में हमला करके हमास ने 79 लोगों को कत्ल किया था। उसके बाद इजराइल ने ये बमबारी शुरू की थी। अब इस पर सीज फायर हो गया। ट्रंप की बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है। विजय जी, ट्रंप की बड़ी कामयाबी है, लेकिन ट्रंप को ये कामयाबी का क्रेडिट ना मिले, इसलिए बाइडेन साहब उसको पहले ही 19 जनवरी इसकी डेट है ना, 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर वो काम का शुरू करेंगे ट्रंप साहब वहां पर अमेरिका में। तो वो नहीं चाहते कि ये एक बैगेज वो लेकर जाए और बाइडेन पर ये चलता रहे कि वो युद्ध को, क्योंकि जब से ट्रंप आए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम ये दोनों युद्ध पर काम करेंगे और बंद करेंगे। बाइडेन तो इसमें समर्थक रहे हैं, सबको पता है कि किस तरह से ये युद्ध चला है और किस तरह से अमेरिका ने हिस्सा लिया है। बट फाइनल क्रेडिट जाता है किसको आपके हिसाब से? ट्रंप को जाता है। अब देखिए, एक युद्ध तो खत्म हुआ, दूसरा रूस यूक्रेन वाला, उस पर भी अगर ट्रंप कोई काम कर सके ऐसा दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा।